हमारे हमारे ट्रेनर ही हमें एक दिन ट्रेनिंग देंगे, है ना? हमारे ये जो साथ में चल रहे हैं जर्नी के पार्टिसिपेंट्स वो ही। सभी मास्टर्स हैं, सिर्फ जानने की हमें जरूरत है। अंदर में जो हमारे हैं उसको निकालने की जरूरत है। सबके अंदर गुण होता है, हर एक व्यक्ति के अंदर गुण है। उस गुण को पहचानिए और लेकर आइए इस मंच पर। दोस्तों, आप हमारी सभी का यूनिक ज्योति, अब आगे आप इस सफर को ले चलिए। थैंक यू। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है एंगर मैनेजमेंट। क्रोध। क्रोध एक भावना है, एक पावरफुल इमोशन। कब, कहाँ, कैसे जन्म लेता है कई बार पता नहीं चलता। जन्म ले लेता है तो हमारी बुद्धि का नाश कर देता है, जो ज्ञान है वो नष्ट हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। तो जब क्रोध पैदा होता है तो इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। इसका मतलब है हम जो ह्यूमन बीइंग है, ये जो हमारा जो बाहर का जो सिचुएशन है, बाहर का जो हमारा वातावरण है, अगर वो खराब है तो हमारा मन भी क्या होता है, खराब होने लग जाता है। हम भी मन में ऐसे हो जाते हैं कि मतलब उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो क्या इसका मतलब कि हमारी जो गाड़ी है उसकी चाबी तो हमने बाहर की सिचुएशन को दे दी, बाहर की परिस्थितियों को दे दी। तो अभी कैसा होना है, हमें अपने मन से इतना पावरफुल रहना है, मन से इतना मजबूत बनना है कि बाहर की जो सिचुएशन है ना उसका असर हम पर ना हो। हर चीज के लिए अपने एक्सेप्टेंस को बढ़ाइए, जो हो रहा है सब ठीक है। और बिलीव कीजिए दोस्तों, अगर हम किसी से उम्मीद करते हैं अभी इससे मेरा काम अगर उससे नहीं भी हुआ ना, तो उससे नाराज नहीं होना है, कुछ नहीं करना है। देखिएगा कोई और आ जाएगा काम करने के लिए। ये यूनिवर्स एकदम खुला हुआ है जो हमारी हेल्प करने के लिए रेडी है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जरूर हो जाता है। जब हम ये क्रोध करने लग जाते हैं और क्रोध हर समय बना रहता है ना, तो हमारे शरीर पर उसका बहुत चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है। क्या होता है जब क्रोध की अवस्था में बने रहते हैं हर समय, तो हम क्या होते हैं, तनाव की स्थिति में आ जाते हैं। तनाव जब होता है तो सबसे पहले नींद की बीमारी आ जाती है, अनिद्रा हो जाती है, नींद नहीं आती, नींद चली जाती है, क्योंकि सोते समय भी वो चिंतन चलता रहता है हमारे दिमाग में। फिर क्या होता है, अनिद्रा तो आ गई, उसके साथ साथ उसका और एक फ्रेंड आ जाता है जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जब हाई बीपी हो जाता है तो फिर हर छोटी छोटी बात पर क्या होता है, अचानक से आदमी को गुस्सा आने लगता है, उसको पता भी नहीं चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके साथ साथ क्या होता है, जब हाई बीपी आ जाता है तो फिर दिल की बीमारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम हर बात को क्या करते हैं, दिल से भावनात्मक रूप से उसको लगा लेते हैं, उसको जोड़ लेते हैं, इसलिए दुखी हो जाते हैं। तो जब वो दुखी हो जाते हैं तो ये सारी बीमारियां उस तक आ जाती हैं। इसलिए आज क्रोध को हम कैसे मैनेज करें, किस तरह से हम अपने आप को, किसी के लिए हमें चेंज नहीं करना है अपने आप को, हम किसी के लिए कुछ चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ हमें अपने ऊपर काम करना है और हमें अपने आप को कमल के जैसे रखना है कि चाहे कुछ भी हो बाहर की स्थिति, हमें कमल के जैसे खिला रहना है। हमारे ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर और हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ना ही हम पड़ने देंगे। तो इसकी क्या विधियां हैं, इसके 3 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी, जिसमें आता है योग, फिर आता है प्रकृति, फिर आता है हमारा अध्यात्म। तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं योग की। हम योग में ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा ये जो शारीरिक, मानसिक और हमारा क्रोध की जो भावना है, हमारा जो भावनात्मक स्वास्थ्य है, वो हमारे ही हाथों में रहे, हमारी गाड़ी की चाबी हमारे हाथों में रहे, हम किसी और के हाथों में ना जाए। तो बहुत सारे आसन हैं दोस्तों जो हम कर सकते हैं। मैं सिंपल सा आपको सिर्फ 2 आसन बता रही हूँ। क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें 30 to 45 मिनट वॉक करना है। ये अपने जीवन में आप अपना ले, क्योंकि जब हम वॉक करें तो इस तरह का वॉक करें कि आपके शरीर से थोड़ा पसीना बाहर निकले। वॉकिंग बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर के लिए। बहुत सारे आसन हम कर सकते हैं, अगर आप उनको निभाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो सिर्फ 2 चीज अपनी लाइफस्टाइल में जोड़ ले, अपनी दिनचर्या में जोड़ ले, जिससे आपका शारीरिक, मानसिक और आपका भावनात्मक स्वास्थ्य एकदम स्वस्थ रहे। आप तो वो है, हमें वॉकिंग करनी है, हमें वॉक रोज करनी है। हमें वॉक 30 से 45 मिनट्स तक मस्त है कि चलना ही है हमें।
उसके बाद में आपको क्या करना है, एकदम रिलैक्स होके लेट जाए। सबसे अच्छा आसन बता रही हूं मैं, जिसको हम शवासन कहते हैं। कोई बताएगा मुझे शव का मतलब क्या होता है? देखा, आप बता दो। मुर्दा मुर्दा। मुर्दा, वेरी गुड। सर्व सब का यानी अर्थ होता है जिसने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, वो ना तो स्वयं अब धरती का है, ना वो ऊपर पहुंचा है अभी तक, तो वो उसके बीच में है, वो बैलेंसिंग पोज होता है। एक्चुअल का जो मीनिंग होता है, डीप आप समझेंगे, कम फ्रॉम दैट साइड, तो उसका होता है कि वो अपने आप को हर परिस्थिति में वो इक्विनॉमस है रहेगा। और नॉर्मल भाषा में मैं बता रही हूँ, शव का मतलब होता है, जैसे सरोज जी ने हमें बताया, डेड बॉडी। मतलब हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, एकदम रिलैक्स। अपने शरीर को पूरी तरह से छोड़ दीजिए, अपनी हर एक मांसपेशी को, जो आपने 30 से 45 मिनट्स वॉक किए ना, फिर लेट जाइए, हर एक मांसपेशी को छोड़ दीजिए और रिलीज होने दीजिए हर एक टेंशन को। कम से कम 5 मिनट तक सोए रहिए, एकदम एकदम लेट जाइए, पूरे शरीर को, हर एक अंग को ढीला छोड़ दे बस, और कुछ नहीं करना है। और आती हुई सांसों को और जाती हुई सांसों को सिर्फ देखने का अभ्यास करें, और ना ही तो ले ना ही छोड़े, क्योंकि सांस तो सारा दिन आती है हमें, हम क्या लेते हैं छोड़ते हैं हर समय? नहीं ना। बस हमें क्या करना है, इसको वॉच करना है, सिर्फ देखने का अभ्यास करना है। सिर्फ ये 2 चीज अगर आप अपना लेते हैं अपने जीवन में, तो बाकी की चीजें अपने आप कर पाओगे। और जो आसन आपको करने हैं और प्राणायाम जो करना है वो आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन ये 2 चीज आपकी एकदम दिनचर्या में बहुत ज्यादा जरूरी है। जो तीसरी चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है मुद्रा से रिलेटेड। मुद्रा, बहुत कुछ मुद्रा के बारे में सुना होगा। कुछ मुद्रा हम अपने हाथों से बनाते हैं, जैसे डांस में हम मुद्रा बनाते हैं। कुछ मुद्रा हम आसनों में बनाते हैं, जैसे विपरीत करणी मुद्रा होती है, और भी बहुत सारी मुद्रा होती है। कुछ मुद्राएं हम अपने चेहरे से बनाते हैं, जिसको हम है ना भुजरी मुद्रा कहते हैं। तरह तरह की मुद्राएं होती है। आज जो मैं मुद्रा आपको बताने जा रही हूँ उसको हम कहते हैं खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा बनाने से क्या होता है, रेखा आप देखना, कोई भी म्यूट हो उसको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। खेचरी मुद्रा बनाने से क्या होता है कि जो हमारे जो विचार, अननेसेसरी के जो थॉट हर समय जो चलते रहते हैं ना, वो बंद होते हैं एक तो। और एक जब दूसरा आदमी, सामने वाला आदमी बोल रहा होता है और हमारी स्थिति पीसफुल रहती है, और हमें उसको जवाब भी देना है, उसको समझाना भी, लेकिन अगर हम उस समय बोलेंगे तो हो सकता है वो अग्रेसिव हो जाए, तो लेकिन हमारी स्थिति तो स्टेबल है, तो उस समय क्या करते हैं हम, ताकि और कुछ ना बोले, तो हमें खेचरी मुद्रा लगा लेनी चाहिए। खेचरी मुद्रा कैसे लगाते हैं, हम अपनी जीभ को रोल कर कर पीछे की तरफ लगा लीजिए, रोल कर लीजिए और मुंह बंद कर लीजिए। आप ऐसा करके देख सकते हैं, अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो फिर कर सकते हैं। ऐसे रोल कीजिए, तालू से लगा लीजिए और मुंह बंद कर लीजिए। विचारों का आना बंद होता है और अननेसेसरी के थॉट जो है वो रुक जाते हैं। अननेसेसरी का जो बोलने से जो एनर्जी हमारी जाती है वो भी सेव हो जाती है। तो हम अननेसेसरी बोलने से क्या बच जाते हैं, अनावश्यक जो बातें होती है जो बोलते हैं उससे हम बच जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं खेचरी मुद्रा। तो दोस्तों, योग में मैंने आपको बताया आपको वॉक करना चाहिए, दूसरा बताया आपको शवासन करना चाहिए, जो बहुत ही रिलैक्सिंग है हमारे मांसपेशियों के लिए, हमारे अंगों के लिए, हमारे दिल के लिए, हमारे प्रेशर के लिए। तीसरा मैंने खेचरी मुद्रा बताई। चौथा मैंने पहले भी बताया था आपको कि हमारी जो बीच वाली उंगली है, इसको हमें इस तरह से दबाना है, इसके पॉइंट को। किसी का भी ब्लड प्रेशर हाई होता है, किसी को भी गुस्सा आता है, अगर वो इसका अभ्यास करता है तो तुरंत से कंट्रोल होता है। और ये जो सारे जो पॉइंट है, हमारी 10 उंगलियां होती है हमारे हाथों में, ये सारे हमारे सर के पॉइंट होते हैं। इन पॉइंट्स को रोज दबाना चाहिए अपने सर के लिए। 10-10 बार ऐसे करके दबाइए, कितना सेकंड भी नहीं लगता है, बस 10 बार ऐसे करके दबा लीजिए। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ये सब क्लियर हो गए, योग एकदम क्लियर हो गया सबको? कोई अनम्यूट करके बता सकता है सबको समझ में आ गया अच्छे से? चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अब हम जा रहे हैं प्रकृति की ओर, जैसा कि थैंक यू सुनीता जी।
प्रकृति की ओर। मैं कहती हूँ हमेशा कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। कोई बताएगा मुझे कि वो पंच तत्व क्या है जिससे हमारा शरीर बना है? आप अनम्यूट करके आराम से बोल सकते हैं। अच्छा है ना, आपका भी। आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि। वेल डन। अच्छा, बताएंगे हमारे शरीर में वो कहाँ कहाँ है? कोई बता सकता है? ये जल है, ये वाली उंगली जल की है। नहीं, हमारे पूरे शरीर में ये इसमें भी तो, इसमें पंच तत्व होते हैं। हमें शरीर में आप बता दीजिए, पूरे शरीर में हमारे कहाँ कहाँ क्या क्या तत्व है? कोई बता सकता है? वेरी गुड सुनीता जी, बहुत अच्छा बताया आपने। चैट बॉक्स में लिखा है उन्होंने। आप बता सकते हैं सूरज जी कहाँ कहाँ हमारे पूरे शरीर में है पंच तत्व? देखिए, वैसे तो ज्यादा जल है पूरे शरीर में, ज्यादा मात्रा जल की है। और कहाँ कहाँ है नहीं। हमारा ये जो ऊपर का एरिया है सर का, ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लंग्स का एरिया वायु तत्व को, जहाँ हमारा डाइजेशन होता है वो अग्नि तत्व को, उसके नीचे जहाँ हमारा यूरिन का स्थान है उसे हम कहते हैं जल तत्व, और जो हमारे पैर है वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, इस पृथ्वी पर आपको पता है हर चीज रंगीन है, ठीक है। आपको भी बहुत सारे दिखाई देते, कलर्स दिखाई देते हैं। आपको पता है हमारे शरीर का हर एक ऑर्गन भी डिफरेंट डिफरेंट कलर से बना हुआ है। आइए देखते हैं मिलकर, क्योंकि अभी दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारे ऑर्गन है जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। सबने सुना होगा लीवर का कलर क्या होता है? भूरे रंग का होता है। दिल का लाल रंग का होता है। कोई बताएगा हमारी हड्डियों का रंग क्या है? हमारी हड्डियां किस रंग की होती है? अनम्यूट करके बोलिए रेखा। वाइट। वाइट, गुड। तो इस तरह से देखिए, ये हमारे शरीर के हर एक अंगों का अपना अपना रंग होता है। आपने भी सुना होगा कि आज सोमवार है तो सफेद रंग पहन लो, मंगलवार है तो ऑरेंज पहन लो, बुधवार है तो हरा पहन लो। इस तरह से हर एक रंग का महत्व होता है। रविवार है तो लाल पहन लो, शनिवार है तो काला पहन लो, ब्लू पहन लो, नीला पहन लो, थोड़ा डार्क कलर पहन लो। तो हम सबको पता है कि कलर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारे जीवन में। तो उसी कलर्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि वो कलर्स इस तरह से हमारा जो अंदर का जो सिस्टम है, जो फिजियोलॉजी है हमारी, जो हमारा ब्लड प्रेशर है किस तरह से कंट्रोल होता है, किस तरह से काम करता है। जो हमारा जो क्रोध जो हम बोलते हैं, अगर हम अपनी लाइफ में, अपनी जो हमारी जो दिनचर्या है उसमें थोड़ा सा बस इंक्लूड कर ले अच्छी चीजें, तो हम भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से क्या करेंगे, एकदम मजबूत बने रहेंगे। लेकिन कब? जब हम उसको अपना लेते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको पता है 7 रंग किसमें होते हैं? बताएंगे कोई? विबग्योर, विबग्योर। वेरी गुड, रेनबो में। रेनबो में। तो कहा जाता है सूर्य की किरणें 7 रंग की होती हैं, ठीक है। तो ये देखिए, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हमारा जो शरीर है ये कई रंगों से मिलकर बना है, और हमारे शरीर के जो पूरे जो हमारे ऑर्गन है वो भी अलग अलग रंग के हैं। हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं भी रंगीन है। और जब भी हमारा कोई हमारा अंग, जो हमारा ऑर्गन है वो बीमार होता है, इसका मतलब जो हमारे हार्मोन्स है, जो जो सिक्रेशन हुआ है, जो तो उसमें असंतुलन हो जाता है, जिस वजह से हम बीमार हो जाते हैं। तो कलर थेरेपी यानी कि रंग चिकित्सा उसको क्या करती है? संतुलित करती है, जिसके कारण जो भी रोग हुआ है या उसका उपचार होता है। तो सूर्य की किरणें हैं उसमें 7 रंग है, लाल, पीला, नारंगी, हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी, ये सब। आज जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एंगर मैनेजमेंट के ऊपर, जिससे हमारे शरीर की फिजियोलॉजी चेंज होती है, तनाव होता है, अनिद्रा हो जाती है, हाई बीपी हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बात करेंगे हम 3 रंगों पे, जिसमें आते हैं हमारे सफेद, नीला और हरा रंग। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। सफेद, नीला और हरा। हाँ, सफेद, नीला और हरा।
तो दोस्तों ये है हमारा सफेद रंग। अच्छा आप देखेंगे, आप खुद देखिए, जब भी कोई व्हाइट पहनते हैं ना कितना सुंदर लगता है दिखने में, आंखों में कितना अच्छा लगता है, कूल फील होता है। जब हम इस तरह के रंग को देखते हैं ना, सफेद नीला, इस रंग को देखते हैं ना, हमें कूल फील होता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम क्या करते हैं, हल्का रंग पहनो, हल्का रंग पहनो ध्यान करने के लिए। क्यों क्यों कहते हैं, क्योंकि सब चीज की एक वाइब्रेशन होती है, एक एनर्जी होती है जो हमारे आसपास की चीजों को अट्रैक्ट करती है। तो जो ये सफेद रंग है वो नकारात्मक विचारों से दूर करता है, और रोगों का जो भी शरीर में जो डिजीज होती है उसको जल्दी से निवारण करता है। और किसी व्यक्ति को किसी रंग में रुचि नहीं होती तो वो सफेद रंग का प्रयोग करता है। अच्छा ये तो हमने देख लिया, लेकिन हम इसका यूज कैसे करें ये हम जानेंगे पहले 3 रंगों के बाद। अभी हमने सफेद रंग देखा, अब हम जानेंगे हरे रंग के बारे में। हरा रंग जो है ना वो एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक है। और हरे रंग को क्या है, जब हम अपने आसपास देखते हैं ना, तो आप फूल पत्तों को देखोगे तो कितना अच्छा लगता है, उनकी ग्रीनरी कितनी अच्छी लगती है। अच्छा कितना मन करता है कि हम ग्रीनरी में जाके रहें, कितना मजा आता है, कितना सुकून मिलता है। जब हम ध्यान कर रहे थे, कल भी जब हमने ध्यान किया था तो हमने क्या किया था कि हम गार्डन में बैठे थे, पेड़ पौधों के पास बैठे थे, प्रकृति के से जुड़े हुए थे। और मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रकृति के पास रहो, प्रकृति से जुड़े हुए रहो, नेचर से जुड़े हुए। देखिए ये प्रकृति के कार्य काफी करीब माना जाता है हरा रंग। आंखों को सुकून पहुंचाता है, दिल को स्वस्थ रखता है और हमारे हार्मोन्स को संतुलित रखता है। और हमारा जो इम्यून सिस्टम है जिसकी हम बात करते हैं, तरह तरह के अभी जिंक ले रहे हैं, न जाने क्या क्या ले रहे हैं अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, तो ये जो हमारा ग्रीन कलर है ये बहुत काम करता है, ब्लड प्रेशर के उपचार में मदद करता है। देखिए कितना कुछ प्रकृति हमें ऐसी गिफ्ट करती है, हमें जरूरत है खाली प्रकृति से लेने की, प्रकृति ने सब कुछ दे के रखा है। नीला रंग एक एंटीसेप्टिक भी है, यह रंग कूल करता है, कूलिंग का इसको रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये हाई बीपी को कम रखने में मदद करता है। इसके अलावा सिरदर्द, सूजन, सर्दी, खांसी के उपचार में भी यह रंग प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये तीनों रंग तो आपने देख लिए हैं। हाँ मैं दिखाई दे रही हूँ ना सबको अच्छे से, क्योंकि अब आप लोग कुछ और भी देखने वाले हैं। तीनों रंग के बारे में हमने दिख रही है और थ्योरी भी देख ली। हमने ये भी देख लिया कि सफेद रंग अच्छा होता है, ग्रीन रंग अच्छा होता है, नीला रंग अच्छा होता है, हाई बीपी को कम करता है, अनिद्रा को दूर करता है, और ना हमारे मतलब इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। सब जान लिया हमने थ्योरी, लेकिन हम यूज कैसे करें? किसी के मन में ये सवाल आया, हम इस रंगों को यूज कैसे करें? मैम ये 3 रंग के अलावा और कोई रंग हमारे बॉडी को इफेक्ट नहीं करते हैं क्या? नहीं एकदम करते हैं, लाल रंग भी करता है, ऑरेंज रंग भी करता है, पीला रंग भी करता है, बैंगनी भी करता है, हर रंग करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एंगर मैनेजमेंट के ऊपर, अपने मन को कैसे हम भावनात्मक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाएं उसके ऊपर बात करें। तो ये जो 3 रंग है ये हमारे ब्लड प्रेशर के लिए, हमारे दिल के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, जिसके लिए आजकल हम न जाने क्या क्या दवाई ले रहे हैं, उन सब चीजों के लिए हम कर रहे हैं ना। तो आज वही चीज हम सीख रहे हैं, इसीलिए ये 3 कलर्स के ऊपर मैंने आपको बताया, क्योंकि कलर्स बहुत बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। इसको एक एक चीज को समझाने के लिए बहुत आप मतलब आपको समय देना होगा तब आप समझ पाओगे, इसलिए आज हमने सिर्फ 3 कलर को चूज किया है मैंने। तो दोस्तों इसको यूज कैसे करना है अपनी लाइफ में, ये आज आप ध्यान से सीख लीजिए। किसी को कुछ ना समझ में आए तो प्लीज बार बार पूछिए, आज अच्छा मौका है, उसके बाद शायद पता नहीं कब आपको मिले मेरे से डायरेक्ट बात करने का। दोस्तों तो देखिए क्या करना है, ये देखिए ये दिखाई दे रहा है सबको, ये एक ग्रीन कलर की बॉटल है जिससे मैं बहुत अच्छे से यूज करती हूँ। ऐसी मेरे पास छोटी भी है, बड़ी भी है, 1 लीटर की भी है। ये कांच की बॉटल है और सिर्फ कांच की बॉटल ही यूज करनी है। ये लकड़ी का कॉर्क है जिसको मैंने लकड़ी मिस्त्री को बोलकर बनवाया था, उसको मैंने बॉटल दी, बोला भाई इसके मुंह के समान ऐसा बना दे। उसने अपने मन से ऐसी गोल सी डिजाइन बना के मुझे दे दी, मेरे लिए बहुत अच्छी है, शुक्र है उसका। तो ऐसे आपको पानी भरना है, इसमें पानी पूरा नहीं भरना है,
पानी सिर्फ आधा भरेंगे बॉटल में, इतना बॉटल को खाली रखेंगे, इतना खाली रखेंगे, और नीचे रखेंगे कोई लकड़ी का, कुछ भी लकड़ी का पाटा रख दीजिए, कोई भी लकड़ी रख दीजिए, ताकि बॉटल को अर्थिंग ना मिले। जब सूर्य सुबह निकलता है उस समय इसको रख दें, और सूर्य के ढलने के पहले इस बॉटल को उठा लें। आप देखेंगे गर्मी में सबसे ज्यादा ये पानी बनता है, क्योंकि धूप बहुत तेज होती है। इसके बॉटल के अंदर बूंद बूंद करके आ जाएगा, बूंद 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 अंदर में दिखाई देगा, यानी कि हमारा पानी पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। इस चार्ज वाटर को आप पियो और अपने कहते हैं ना नेचुरल एंटीबॉडीज बनाइए, एंटीसेप्टिक कहते हैं ना, खा लो, वो बना लो, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लो। और ये ग्रीन पानी बहुत ही अच्छा, ये अंदर में पानी व्हाइट ही है, लेकिन जब सूर्य की किरण पड़ती है, रिफ्लेक्शन होता है, अंदर में पूरा बूंद बूंद करके भर जाएगा। ये पूरा बॉटल मत भरिएगा, अपने आप बूंद बूंद करके ये भर जाएगा, तो ये पानी चार्ज हो जाता है। बस इस बॉटल को अर्थिंग नहीं मिलना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। ऐसे ही मेरे पास ब्लू रंग की कांच की बॉटल थी, ये देखिए, ये मेरे पास है व्हाइट बॉटल। मैं कोई भी कांच की बॉटल को नहीं फेंकती, जितनी भी बॉटल है मैं सब रख लेती हूँ। मेरे घर में बहुत सारी कांच की बॉटल है, इवन जो सॉस की बॉटल आती है कांच की, वो भी मैं नहीं फेंकती। जो बादाम का जो शरबत का बॉटल आता है, गुलाब का बॉटल आता है कांच का, वो सब भी मैं नहीं फेंकती। वो टूट जाते हैं तब उनको फेंकना पड़ता है, नहीं तो मैं बहुत ध्यान से रखती हूँ, टूटते ही है कांच। ऐसा किसी भी लकड़ी मिस्त्री से बनवा लीजिए। आजकल तो मार्केट में है ना बॉटल्स मिलती है, अमेजोन पे भी मिलती है, और अपने यहाँ बागड़ी मार्केट में भी मिलती है, हर जगह कांच की बॉटल मिलती है। लेकिन जैसे भी अवेलेबल होती है, जो भी मेरे पास, मैं किसी भी बॉटल को, मैं कांच को फेंकती नहीं, क्योंकि कांच बहुत सही है, टूटता जरूर है। इस तरह से लकड़ी का कॉर्क ही यूज करना है, प्लास्टिक का कॉर्क आपको यूज नहीं करना। कोई भी बना देगा लकड़ी का, प्लास्टिक का कॉर्क, प्लास्टिक यूज नहीं करना है, लकड़ी ही यूज करनी है। नीचे लकड़ी का पट्टा रखना है, और अर्थिंग नहीं मिलनी चाहिए। ब्लू बॉटल, ग्रीन बॉटल और हाँ व्हाइट बॉटल, इसका पानी पीजिए। किसी को हड्डियों में प्रॉब्लम हो, अगर वो रोज व्हाइट पानी पिएगा तो उसको बहुत बेनिफिट होगा। किसी बच्चे के दांत निकल रहे हो, आराम से उसको पानी पिला दीजिए, 1 कप पानी लीजिए, पिला दीजिए। और बॉटल रोज रखनी है, रोज पानी पीना है। इस तरह से आप एनर्जाइज करके इसको आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये क्लियर हुआ? किसी को कोई प्रश्न नहीं है इसको लेके? क्लियर हो ब्लड गया? प्रेशर के लिए कौन सा पीना चाहिए? ब्लड प्रेशर के लिए ग्रीन पानी पीजिए, ब्लू पानी पीजिए। आप ऐसे पानी, ये दिखने में पानी ही है अंदर में, जब हम सूर्य के पास सामने रखते हैं तो ये एनर्जाइज हो जाता है। 1 कप लीजिए, दोनों मिलाइए, आराम से पीजिए, एकदम स्वस्थ और मस्त रहेंगे। और जो प्रेशर पॉइंट बताया वो जरूर कीजिएगा। ये वाला, ये हाँ, ये सारे पॉइंट दबा लीजिएगा 10-10 बार, 10 उंगलियों के, और बीच वाला विशेष दबा लीजिएगा 10 बार। किसी को ये सूर्य किरण चिकित्सा को लेके कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, ताकि मैं बता सकूं। सबको क्लियर हो गया? पूरे टाइम लकड़ी के ऊपर ही रहना चाहिए क्या? हाँ, बॉटल अर्थिंग नहीं मिलना चाहिए, नहीं अर्थिंग नहीं मिलनी चाहिए बॉटल को। नहीं, फिर वहां से करने का क्या मतलब? मुझे समझ, क्या बोला किसी ने? आप बोले ना कि लकड़ी के पट्टे के ऊपर ही रखना चाहिए, इसको जमीन पे क्यों नहीं रख सकते? जमीन से जो अर्थिंग मिलती है ना, धरती से जो अर्थिंग मिलती है, उसका और इसका टच नहीं होना चाहिए। ये नियम में है, सूर्य किरण चिकित्सा के नियम में है कि धरती के टच में नहीं आना चाहिए। अच्छा, जैसे कि अपने क्या, जब बिजली का काम कर रहे होते हैं तो नंगे पांव नहीं खड़े होते ना, कुछ पहनते हैं ना पांव के नीचे, किसी पट्टे पे खड़े होके बिजली का काम करते हैं, तो वही सेम चीज इसके पास है। ये वाटर एनर्जाइज हो रहा है, तो इसको इस लकड़ी के पट्टे पर ही रख के एनर्जाइज करना है, अर्थिंग नहीं मिलना है। धूप लगना जरूरी है, धूप लगना जरूरी है। हाँ, धूप लगना जरूरी है। आप इसको बारिश में रखोगे ना, कोई बेनिफिट नहीं होगा। जब बारिश में धूप रहे, धूप कम आती है तो क्या करें, धूप कम आए हाँ तो। धूप नहीं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये गर्मी के मौसम में बहुत इजी होता है इस पानी को बनाना, और बारिश में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत तेज धूप नहीं लगती। तो जब तक धूप रहती है मैं वैसा ही करती हूँ, जब तक धूप रहती है इसको रख देती हूँ, जब बारिश आती है या फिर वो थोड़ा बादल जैसा होता है तो मैं हटा देती हूँ। लेकिन मेरा रोज का यही काम है। ज्योति जी, एक क्वेश्चन आया है अशोक जी की तरफ से, प्लीज आप
चैट बॉक्स में उन्होंने एक क्वेश्चन लिखा है, आप उसका आंसर दें। आप थोड़ा पूछो ना रेखा, क्या क्वेश्चन है? Scientifically, what happens to water under the sun, then to body after drinking? नहीं, सूर्य किरण चिकित्सा में यही बोला गया है कि जब हम इस पानी को रखते हैं, सूर्य के किरणों के नीचे रखते हैं, तो जो रिफ्लेक्शन आता है ना, तो हर चीज क्या होती है, एब्जॉर्ब करती है। हम लोग भी तो जब बाहर निकलते हैं हम सन को एब्जॉर्ब करते हैं, हमारी स्किन के ऊपर कितना असर होता है। तो उसी तरह से जब ये कांच की बॉटल ही कहा गया है, क्योंकि जब ये होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ये एब्जॉर्ब करता है, तो पानी भी चार्ज होता है। आप खुद पी के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि इसका महत्व कितना, इसका महत्व है कि जब हम पीते हैं तो, जैसे कि मेरे बच्चे को बहुत खांसी बहुत होता था, तो मैंने उसको ब्लू और ग्रीन पानी नॉन स्टॉप पिलाया। नॉन स्टॉप मैंने उसको 1 महीना तक पिलाती गई। रोज मैं जाती, उसको एनर्जाइज करती वाटर को, उसको रोज मिक्स करके वो पानी पिलाती, तो एटलीस्ट उसका जो टॉन्सिल था, जिसको टॉन्सिलाइटिस का जो प्रॉब्लम था, वो कम से कम वो काफी हद तक सॉल्व हुआ। जो उसको बार बार जो होता था वो होना बंद हुआ। अब पी के देखिए, तब आप उसके महत्व को और गहराई से समझ पाएंगे कि किस तरह से ये असर करता है हमारे शरीर में, एब्जॉर्ब करता है। सुबह खाली पेट या दिन भर यही पानी पिए? नहीं नहीं, 2-3 बार पीना है ये पानी, सारा दिन भी नहीं पीना है। जैसे हम मेडिसिन लेते हैं उस तरह से आप कप लीजिए, कप में पानी डालिए और आराम से पीजिए, लेकिन रोज धूप में रोज रखिए, बॉटल चेंज करते रहिए। इसका एक नियम भी होता है, जैसे सन का रेज का डायरेक्शन चेंज होता है, मॉर्निंग में स्लैंटिंग, फिर एकदम ओवरहेड आता है, वैसे ही बॉटल का आपको थोड़ा पोजीशन चेंज करके उसको सन की रेज देनी है। और जहां तक बात करी है साइंटिफिकली इसका क्या है, तो सन सारे जैसे बोलते हैं ना कि सब तत्वों में पावरफुल होता है, सबसे सोलर यूनिट है, ये पावरफुल यूनिट है। तो जब ये अपने रेस रेडिएट करता है, तो जो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी है, जैसे अभी ज्योति जी ने बात की, बहुत ही सुंदर बताया कि ठीक है कि हमारे बॉडी में भी रंगीन ही है, ये हम तो बाहर से एक कलर के दिख रहे हैं, फेयर है, विटिश है, ये है, पर हमारे बॉडी अंदर से बहुत कलरफुल है, नेचर बहुत कलरफुल है। तो जो बॉडी में डेफिशिएंसी होती है, उसी के कारण रोग होते हैं, और उन रोग की रेमेडी अगर हम रंगों के द्वारा कर सकते हैं, तो ये एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी की तरह काम कर सकता है हमारे उसको दूर करने के लिए। एंड बेसिकली साइकोसोमेटिक डिजीज के लिए तो कलर थेरेपी वर्क्स एज अ वंडर। आपके घर में भी रंगों की, अगर आपने देखा होगा कि हमारे घर भी रंगीन होते हैं, क्यों? नहीं तो व्हाइट ही करते, क्यों इतने रंगों को हम लेते? क्योंकि हमें वो अपील करते हैं, हमें वो अट्रैक्ट करते हैं। हर किसी पर्सन की अपनी पर्सनल ट्रेट के कारण हम उस चीज को अपील करते हैं, तो हम रंगों को उसी अनुसार अपने जीवन में लेते हैं, हम वही कपड़े पहनते हैं। कैल्शियम के लिए कहा जाता है कैल्शियम खाओ, लेकिन कैल्शियम तब हमारे शरीर में एब्जॉर्ब करता है जब विटामिन डी होता है। और ये कहा ही गया है कि भाई आप है ना, सुबह सुबह आप है ना धूप खाओ, धूप खाओ। इसीलिए कहा गया है कि सूर्य को मतलब जब वॉक करते हैं तो थोड़ा धूप खाएं। धूप खाने से क्या होता है, विटामिन डी हमारे बॉडी में जब रहता है तो कैल्शियम भी हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जो हम खाते हैं वो हम अपने शरीर में रख पाते हैं। तो ये पूरी तरह से क्लियर हो गया हमारा, नीला पानी, ग्रीन पानी, हरा पानी, सफेद पानी, व्हाइट पानी, सब अच्छे से। तो अब हम आगे बढ़े। चलिए अब हम बात करते हैं अध्यात्म की। मैंने बताया योग, मैंने बताया प्रकृति के साथ कैसे जुड़े रहना है, और अब हम बात करते हैं अध्यात्म की। तो अध्यात्म में मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि हम सभी गीता पढ़ते हैं, गीता के बारे में जानते हैं। यस, वेरी ट्रू। गीता पढ़ते हैं और गीता के बारे में जानते हैं। तो गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये जो श्लोक है ये है 63 नंबर श्लोक है, और अध्याय 2 का है, चैप्टर 2 का श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि जब क्रोध पैदा होता है तो हमारा मूड भाव उत्पन्न हो जाता है। मूड भाव को किस तरह से मैं डिस्क्राइब करूंगी, मतलब कहते हैं ना बहुत मूडी है, अपना ही सुनता है, मतलब फिर किसी और की एक्सेप्टेंस पावर नहीं रहती, हम किसी और अपने आप को ही सही मानते हैं, तो मूड भाव उत्पन्न हो जाता है।
और जब हम अपने आप को सही मानते हैं तो वो जो भाव है, जो जो भावना जो है हमारी, उससे स्मृति में हमारा क्या होता है, भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि का नाश होता है, यानी ज्ञान शक्ति हमारी नष्ट हो जाती है। तो श्री कृष्ण ने यही कहा है कि जब क्रोध जब उत्पन्न होता है ना, तो हमारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, ना ज्ञान की मर्यादा रहती है और बुद्धि का भी नाश हो जाता है जब क्रोध उत्पन्न होता है। और हाँ, एक और श्लोका मैं बता रही हूँ जो है चैप्टर 16 का श्लोका, और श्लोका नंबर है 21, जिसमें बता दिया गया है काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार है जो आत्मा का नाश करने वाले। हम सभी अभी क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, अपनी हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है उसको बढ़ाने के लिए। मतलब ध्यान हम बहुत ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। तो ये कब हमें पूरी तरह से बेनिफिट होगा कि जब हमारा जो क्रोध है, किसी ने कुछ नहीं किया है तो फॉरगिव करो, खोजो। क्या खोजना है हमें? ग्रैटिट्यूड खोजना है। अरे हर आदमी में विशेषता होती है, अगर कभी किसी ने कुछ नहीं भी किया तो उसे जाने दो, उसके अंदर जो विशेषता है उसके गुणों को देखो। तो जब हम उसके गुणों को देखने लग जाएंगे ना, तो ये चीज क्या है ना, ये जो अंदर में गुस्सा आना, ये सब चीज भी अपने आप कम हो जाएगी। तो श्लोका नंबर 21 एंड चैप्टर 16 में यही कहा गया है कि काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार है, आत्मा का नाश करने वाले, अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले। अतएव इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने यही कहा है कि क्रोध का त्याग करो। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं त्याग, तो अभी बहुत दूर है। हम अपने आप को किसी और के लिए नहीं, हमें अपने लिए अपने आप को ट्रांसफर करना है। हमें अपनी एनर्जी को क्या करना है, चैनलाइज करना है। किसी और के लिए हम अपने आप को दुख क्यों दें? मतलब किसी और का गुस्सा और हम अपने आप को दुख दें। हम ऐसी गलती क्यों करें अपने लिए? किसी और की गलती की सजा हम अपने आप को क्यों दें? क्यों हम गुस्सा करें? तो जो हो गया उसे जाने दो, थोड़ा फॉरगिव कीजिए, फॉरगेट कीजिए, और हमें क्या करना है, उसका धन्यवाद अदा करना है। क्योंकि कोई भी सिचुएशन आती है ना, तो वो हमें कोई ना कोई सीख देकर जाती है, कोई ना कोई समझ देकर जाती है। उसी समझ को हमें पकड़ना है, उसी समझ से हमें सीखना है, न कि हमें उस चीज में रहना है और उस भाव में रहना है कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। इस चीज में हमें फंसना ही नहीं है, उससे ऊपर उठना है, कमल की जैसे अपने आप को खिलाना है। जो हुआ उसे जाने दीजिए, और क्या करना है, ना ही तो हमें पास्ट की हिस्ट्री में जाना है, ना ही फ्यूचर की मिस्ट्री में जाना है। हमें तो प्रेजेंट में जीना है, वो भी बहुत खुश होकर, बहुत अच्छे से, और अपनी लाइफ में, अपनी दिनचर्या में योग को अपनाएं, प्रकृति के पास रहें और अध्यात्म से जुड़े रहें। स्पिरिचुअलिटी क्या है? ये स्पिरिचुअलिटी जो हम बोलते हैं हम स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी हमें क्या सिखाती है? स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है नम्र होना। किसी और के साथ नहीं, सबसे पहले खुद के साथ हमें नम्र होना। हम खुद के प्रति ही हार्श हो जाते हैं। किस तरह से गुस्सा करते हैं, जोर से बोलते हैं तो हमारा ही गला खराब होगा। देखिए दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है, सर में भी दर्द होने लग जाता है। तो हार्श किसके प्रति हो? खुद के प्रति। स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है नम्र बनो, खुद के प्रति नम्र बनो, स्वयं के प्रति नम्र रहो। स्वयं से सबसे पहले इतना प्यार करो, क्योंकि मैं हूँ तो मुझसे सब कुछ है, मुझसे सारे रिश्ते नाते सब कुछ है, और जब मैं ही नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगी कि नम्र बनिए, खुद के प्रति नम्र बनिए, एनर्जी को चैनलाइज कीजिए। नहीं तो पास्ट में जाइए, नहीं फ्यूचर में, प्रेजेंट में रहिए, मस्ती से रहिए, खुश होके रहिए। वॉक कीजिए, आराम से शवासन का अभ्यास कीजिए, खेचरी मुद्रा लगाइए और जाने दीजिए, फॉरगेट कीजिए, फॉरगिव कीजिए। और अगर किसी ने कोई काम नहीं किया है तो उसके गुणों को देखने का अभ्यास करें कि जो हुआ अच्छा हुआ, सच में जो होगा अच्छा ही होगा। विश्वास कीजिए यूनिवर्स के ऊपर और अपने आप के ऊपर, फिर देखिए कैसा जादू, कैसा मैजिक आप फील करते हैं। क्योंकि मैजिक लाना और करना दोनों अपने हाथ में है। मैं हमेशा यही मानती हूँ कि डेस्टिनी हम खुद बना सकते हैं। ऐसे तो सब कुछ ईश्वर के ऊपर ही होता है, यूनिवर्स के ऊपर ही होता है, लेकिन कर्म करने के लिए हमें भरपूर छूट मिली हुई है। तो अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, अपने साथ जुड़े रहिए, अपने प्रति एकदम नम्र बने रहिए। अब हम आगे सीखेंगे
कि किस तरह से हम थोड़ा ध्यान करें, किस तरह से थोड़ा प्राणायाम करें। तो आइए रेखा जी हमें आगे के सेशन में लेके जाएंगे। रेखा अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। थैंक यू ज्योति जी। आगे की जर्नी के लिए अब आप सब मेरे साथ जुड़े हैं। कहा गया है लाइफ को मैनेज करना है तो चिंतन करिए, चिंता नहीं। चिंता नहीं, चिंतन करिए। प्रशंसा नहीं, प्रस्तुति करिए। व्यथा नहीं, व्यवस्था करिए। रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करिए। अगर हम अपने जीवन में व्यवस्थित हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो भी हमारी काफी समस्याएं सुलझ जाती है। जब हम बातों को रिएक्ट नहीं करते हैं, रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं, तो भी ये गोल्डन रूल्स इसी लाइफ के ही हैं। अगर हम अपने जीवन में ये रूल्स अपना लेते हैं तो बहुत हद तक हम अपने आप को बैलेंस करना सीख जाते हैं। और जहां तक क्रोध को बैलेंस करना है, तो क्रोध एक वैसी संवेदना है, वैसा इमोशन है जो हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर के कारण होता है। जब हमारी ईगो को जब हर्ट होता है तब हमें उत्पन्न होता है, और जब बाहर के सर्कमस्टेंसेस ट्रिगर करते हैं तब उत्पन्न होता है। लास्ट सेशन में हमने अपने क्रोध के बारे में जाना कि कब हमें क्रोध उत्पन्न होता है, कौन सी सिचुएशन पे हमें क्रोध उत्पन्न होता है। जब हम जानते हैं हमारी सिचुएशन की परिस्थितियों को और कैसे ट्रिगर हो रहा है, तो आज तो सिर्फ काम करना है कि हमें उन्हें अपने से थोड़ा सा दूर करना है। जो वो दबी हुई संवेदनाएं हैं जो पॉपअप होके बाहर आती है, उसे हमें सिर्फ और सिर्फ हटाना है, ना कि उसे वापस दबाना है। क्योंकि हम जितना उसको दबाते जाएंगे ना, तो वो एक दिन वो बोलते हैं ना कि फट जाएगा। जैसे वॉल्केनो होता है, इरप्ट हो जाता है, तो वैसे ही अगर हमने इमोशन को चैनल नहीं दिया, चैनलाइज नहीं किया, सही दिशा नहीं दी, तो वो इमोशंस कभी भी हमारे खत्म नहीं होंगे। तो हमें इस चीज पे अब प्रयोग करना है कि हमें अब हमारे जो इमोशन है, अगर हम बात कर रहे हैं एंगर की, तो अगर हमारा एंगर का इमोशन है तो इसमें हम दो रूल अपना सकते हैं। एक तो एक्सेप्टेंस, जिस दिन हमने पावर ऑफ एक्सेप्टेंस ले लिया और लेट गो, ठीक है जो हुआ ईश्वर की इच्छा, जिसमें मेरी इच्छा नहीं है उसमें ईश्वर की इच्छा होती है। तो अगर हमने अपने साथ में ईश्वर को अगर कनेक्ट किया है, मेरी इच्छा से काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, वो ईश्वर की इच्छा थी। तो आपसे बड़ी ईश्वर की इच्छा है या मेरी इच्छा बड़ी है, बताइए किसकी इच्छा बड़ी है? आप अनम्यूट करके बोलिए, चैट बॉक्स में बोलिए। ईश्वर की। ईश्वर की इच्छा, यस। तो जब हमने ये लेट गो करना सीख लिया कि ठीक है वो मेरे हाथ में नहीं, भगवान के अब हाथ में है, लेट गो हो गया, हमारा एक्सेप्टेंस का पावर आ गया। और तीसरा पावर है हमारे सेल्फ कंट्रोल। उसके लिए हम काम कर सकते हैं, जैसे अभी हमने ज्योति जी से जाना यौगिक मैनेजमेंट कैसे करना है। सेकेंड थिंग है कि ठीक है कि हम नेचर से जुड़ जाएं। और थर्ड थिंग है हम ब्रीदिंग टेक्निक्स अपनाएं। कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो शायद थोड़ा एंगर का जो बोलते हैं ना फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। बिकॉज हमारा माइंड भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे काम करता है, वो भी एक फ्रीक्वेंसी से ही चल रहा होता है। साउंड हीलिंग के बारे में आपने सुना है, हम कभी नेक्स्ट सेशन हमारे कभी साउंड हीलिंग पे भी लेंगे। उसकी एक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है। तो जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारा सबसे ज्यादा माइंड वाइब्रेट करता है। आप देखेंगे कभी कभी बहुत बार हमने सुना भी होगा कि जब हम क्रोध में होते हैं हमारा माथे में बहुत दर्द हो रहा है, बिकॉज हमारा ब्रेन बहुत हाई वाइब्रेशन पे काम कर रहा होता है, फ्रीक्वेंसीज उसकी बहुत हाई होती है। तो उसे काम डाउन करने के लिए वैसे ही अच्छे म्यूजिक, पीसफुल म्यूजिक सुनिए। सेकेंड थिंग है ब्रीदिंग रेट, आप अपनी ब्रीदिंग रेट पे काम कीजिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट अगर कोई प्राणायाम हो सकता है तो वो है भ्रामरी, जिसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ भ्रामरी करने का। लाइक आपने अपना थंब है, थंब को आपको आपके ईयर्स में इंसर्ट करना है। आपके ये जो 3 फिंगर्स है इनको आपको आपके फेस पे रखना है। फर्स्ट फिंगर विल बी ऑन योर फॉरहेड,
Second finger will be closing your eyes. Third finger will be near your nose, right? एंड उसके बाद हम डीप ब्रेथ लेंगे और जब हम ब्रेथ छोड़ रहे होंगे तब हम ओम का साउंड करेंगे। ओम का साउंड करेंगे, उसके साथ अगर हम खेचरी मुद्रा लगा लेते हैं, जबकि खेचरी मुद्रा हमारे शास्त्रों में कहा गई है ये अमृत का पान करती है। जो हमारे टंग में होता है, यहाँ पे सोम रस टपकता है। बोलते हैं ना, जो भी ऋषि पुरुष होते हैं ना, उनके माइंड इतना अच्छे से वो लोग का वो वाइब्रेट करता है कि एक वो रस टपकता है, वो सोम रस हम अपनी टंग से ले सकते हैं। तो खेचरी मुद्रा मतलब ट्विस्ट करके यहाँ तक, जहां तक आप ले जा सके वहां तक आपने उस अगर मुद्रा, खेचरी मुद्रा के साथ में अगर आपने भ्रामरी का प्रयोग किया तो आपको डबल डबल बेनिफिट मिलेगा। मुद्रा का भी बेनिफिट मिला और प्राणायाम का भी बेनिफिट मिला। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं विथ अ लॉन्ग ब्रेथ। इंसर्ट योर थंब इन योर ईयर्स, क्लोज योर आईज, जेंटली क्लोज इट। कोई भी चीज में आपको कभी भी फोर्स प्रयोग नहीं करना है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज आप अपनी आईज को एकदम कोमलता से बंद कीजिए। Second finger is closing your eyes. First finger is on your forehead, then you're on your nose and this. आप मेरे साथ इसको प्रयोग कीजिए, फिर आप उस चीज को महसूस भी कर पाएंगे। वापस हम एक बार और प्रयोग करते हैं इसी मुद्रा का। ट्विस्ट योर टंग। खेचरी मुद्रा के साथ हम लॉन्ग ब्रेथ लेंगे और ओम का नाद करेंगे। पर जब हम ट्विस्ट कर रखे हैं तो हम ओम उच्चारण नहीं कर पाएंगे, पर लेकिन ये जो का वाइब्रेशन होगा, जब ये वाइब्रेशन होता है हमारे माइंड में 0.25 इस लेवल का फ्रीक्वेंसीज रेडिएट करता है। तो आप ये खुद सोचिए, अगर हम जितना ओम का नाद करते हैं, जितना हम इस वाइब्रेट करते हैं, तो हमारे उतने न्यूरॉन्स भी एक्टिवेट होते हैं ब्रेन में। और सबसे पहले जब गुस्सा आता है ना, क्रोध में, तो आदमी बोलते हैं ना मूड हो जाता है, अज्ञानी हो जाता है। तो हम अपने ज्ञान के प्रकाश को इतना जलाएंगे कि ठीक है कि हम इस अज्ञानता को दूर कर पाए। तो वापस हम प्रयोग करते हैं भ्रामरी का। मिनिमम 5 to 11 टाइम्स इसे रोज प्रयोग कीजिए, मॉर्निंग में या इवनिंग में। जब भी आप प्लेजिंगली आप इसको प्राणायाम को प्रयोग करेंगे, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आप रेडी हो जाते हैं मेडिटेशन के लिए भी, बिकॉज आपने अपने न्यूरॉन्स को भी एक्टिवेट कर दिया है। और एक और प्राणायाम है जो बहुत ही सुंदर है, जिसमें अगर आपके ब्लड प्रेशर और की भी प्रॉब्लम है, अगर एंगर की प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होना स्वाभाविक ही है, अनिद्रा भी होती ही है। तो उसके लिए एक प्राणायाम है शीतली शीतकारी। इस दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। एक में आप अपने टीथ के अंदर टंग को रख के हल्का सा उसको प्रेस करेंगे और आप ब्रेथ को इन लेंगे, तो आपको यहाँ पे बहुत कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। बिकॉज हमारा ये जो थॉट का रीजन है, यहाँ पे हमारी ग्लैंड है थायराइड एंड पैराथायराइड। ये जो ग्लैंड बैठी है बटरफ्लाई के शेप में यहाँ पे, इसको बहुत
इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए ये ग्लैंड बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो इसके लिए ये शीतली शीतकारी भी बहुत इफेक्टिव है और ये कूलिंग इफेक्ट भी देती है, ठंडा रखती है। तो हम इसका प्रयोग करेंगे अपने टंग को टीथ भगवान ने 32 इसीलिए द्वार दिए हैं कि सिर्फ एक ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो है ना टंग, पिंक कलर का, इसको कंट्रोल करने के लिए इतने मजबूत दांत दिए हैं, है ना। तो बस उसको हमने थोड़ा सा सबक सिखाना है। ऐसे कर लीजिए ताकि उसे भी पता चले कि बस उसे अपने अंदर ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। अपनी वाणी से उसे है ना बाहर में कोई बोलते हैं कि जो वाणी का प्रयोग ऐसे करिए कि ठीक है कि सबको प्यार मिले, सब पे सौहार्द की भावना हो, कंपैशन हो, ना कि हमारी वाणी से किसी के दिल को दुखे, हर्ट हो, ईर्ष्या पैदा हो। तो हमें वैसे ही तभी ये टंग खोलनी है कि जब हम किसी को प्यार दे सकें, किसी के लिए कुछ अच्छी बातें बोल सकें। क्योंकि प्रशंसा का वो चंदन है ना कि जितना भी घसेंगे किसी को तकलीफ नहीं होगी, सबको और महकेगा ही। और निंदा एक ऐसा कीड़ा है कि जो अगर हम जीवन में जब भी यूज करते हैं और ये करने वाला सिर्फ हमारा टंग ही है। प्रशंसा भी और निंदा भी पात्र बनते हैं, और जब हम निंदा करते हैं तो हम वो कमल में वो कीचड़ के समान हो जाते हैं। तो हमें कमल बनना है, हमारे जीवन को उतना ही सुंदर बनाना है। तो हम अभी शीतली, फिर हम लॉन्ग ब्रेथ लेंगे। इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जितना हमारा समय हो उसी अनुपात में आप प्राणायाम को भी अपना एक महत्व स्थान दीजिए, बिकॉज ये ब्रीदिंग टेक्निक्स हमारे बहुत सारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकती है। तो ये तो बात हुई शीतली, शीतकारी और भ्रामरी की। और जब हम शीतकारी करते हैं तब हमें टंग को नली के समान बनाना होता है, ट्विस्ट करके। मैं आपको टंग नहीं दिखा रही हूँ प्लीज। बहुत अच्छा दोहा बताया अशोक जी ने। यस अशोक जी, कबीर मैं जी चाहती का हूँ आप अनम्यूट करके आप खुद ही ये बात इतना सुंदर तरीके से आप अगर सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। ताकि लोगों को भी सुनने से, पढ़ने से ज्यादा सुनेंगे ना वो तो बहुत ज्यादा असर होता है। और आज तो दिल खोल के बोलिए। प्लीज मंच अशोक आपका जी, ही है। आप कैमरा पे ना आ रहे हो तो आप प्लीज अनम्यूट करके इसको। हाँ बोलिए, ताकि लोगों तक जाए, ये बात पहुंचे। धन्यवाद रेखा जी एंड ज्योति जी। ये कबीर का दोहा है। हाँ, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए। तो रेखा मैडम ने काफ़ी अच्छे से बताया कि वाणी का या टंग का, जीभ का किस तरह से इस्तेमाल करना है। और कबीर जी ने 500 साल पहले इसको डिक्लेयर किया है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो निश्चित रूप से इसको दांतों के बीच में ही रखना है। और मैं तो एक सलाह और भी देता हूँ कि मौन व्रत का हमको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि मौन व्रत से ही इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा आसान होता है। क्योंकि आपने बहुत सुंदर उपाय बताया। हम लोग बाकी सारे फास्ट बहुत रखते आए हैं, लेकिन मौन व्रत जो हमारे ऋषि महर्षि जिसको महत्व ज़्यादा देते थे, उसको हमने थोड़ा सा गौण कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम 10 मिनट भी 15 मिनट भी अगर
रोज मौन व्रत रखते हैं तो हमारा वाणी के ऊपर में काफी अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। और अल्टीमेटली जो आज के कार्यक्रम का जो उद्देश्य है एंगर मैनेजमेंट, अल्टीमेटली वो हमारे विचारों को भी संयमित करेगा और हमको थोड़ा शांत करेगा और क्रोध पे हमारा पूरी तरह से कंट्रोल होगा। थैंक यू। एकदम सही एब्सोल्युटली, कहा। बहुत ही आपने सही बात कही और हम आगे इसी के बारे में बात करने वाले थे। जैनों में तो काफी मौन के बारे में कहा गया है और बहुत जन है जो प्रयोग भी करते ही हैं। पर जब हम मौन में संयम पालते हैं, सिर्फ मौन वाणी का नहीं होता है, मौन होता है अपने संयम, इंद्रियों का भी संयम होना। आप मौन में हैं लेकिन आपके विचारों की श्रृंखला चल रही है या फिर आपका मन व्यथित है, तो वो मौन फलीभूत नहीं होगा। तो धीरे धीरे ये सब प्रैक्टिस के द्वारा ही हम कर सकते हैं। बोलते हैं ना, सेल्फ प्रैक्टिस से ही सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो डेफिनेटली जैसे कि अशोक जी ने बताया, मौन को एक साधना है और इसे भी हमें अपने इसमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे बेस्ट होता है कि जब हम अपनी एनर्जी को जब सही चैनलाइज करने लग जाते हैं, बिकॉज हम एनर्जी सेव करेंगे। मौन में रहेंगे, हम अपने से बात करेंगे, बाहर से बात नहीं करेंगे। जब हम भीतर की ओर सुनने लग जाते हैं, भीतर की ओर जाने लग जाते हैं, तो हमारी एनर्जी 100 गुना हो जाती है, उसे एक दिशा मिल जाती है। तो स्वयं में अगर जाना है तो स्व से बातें करना सीखो। स्व में अगर जाना है, स्व से बातें करना सीखो, स्व को पहचानो और स्व को ही बदलो। तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो प्रोसीजर है वो तभी पॉसिबल होगा जब हम अपने सेल्फ के साथ में क्वेश्चनिंग करें, हम अपने सेल्फ को जाने। अब नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं, हमने प्राणायाम भी सीखा, ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में बात की, हमने मौन की बात की, हमने वाणी संयम की बात की। अब हम बात कर रहे हैं मेडिटेशन की। बहुत सुंदर सुनीता जी आपने कहा है, रहो भीतर जियो बाहर। हमारे गुरुवाणी से ये शब्द निकले हुए हैं और मैं तो बहुत बड़ी उनकी फॉलोवर हूँ। मेरे हर बुक्स के साथ में उनको मैं कहीं ना कहीं जोड़े रखती हूँ। तो उनकी बहुत अच्छी ये बुक है। और एक और बुक में कोई बुक लवर है यहाँ पे रीड करना चाहते हैं तो वो जरूर पढ़े, मैं स्वयं मेरे भाग्य निर्माता। मतलब जैसे कि अभी ज्योति जी ने भी कहा कि हमारे हाथों में ही वो शक्ति है कि हम खुद को बदल सकते हैं, खुद का निर्माण कर सकते हैं। तो मैं स्वयं मेरे भाग्य की निर्माता हूँ। अगर मैंने इस मंत्र को भी अगर अपने जीवन में पकड़ के रखा है, बना लिया है, तो भी वो सिद्धि का काम करता है। तो हर मंत्र सिद्धि तभी पाता है कि जब हमने उसमें विश्वास जोड़ देते हैं। ऐसे तो क्रोध के लिए भी बहुत अच्छे मंत्र है और मंत्रों का भी बहुत बड़ा उपचार होता है, साधना होती है। पर ये एक अलग गहरा चैप्टर है जिसके बारे में हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे अब मेडिटेशन की। तो क्या आप लोग सब तैयार हैं मेडिटेशन के लिए? यस, तैयार है हम। प्लीज। यस। यस, थैंक यू सो मच। मेडिटेशन के लिए सबसे पहले एक ऐसे आसन का चुनाव करें जिसमें हम 5-10 मिनट अच्छे से बैठ सकें, हिलना डुलना या शरीर का बाहरी हलन चलन ना हो। रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट सीधी हो, बिकॉज जो भी हमारे चक्रास है वो सीधे हमारे हड्डी से ही अटैच होते हैं। तो जब भी हमारी अगर पोस्चर सही नहीं होता है तो हमारे चक्रास है वो हील नहीं हो पाते हैं। अगर सपोज मेरी ये फिंगर को मैं अगर स्पाइन का पोजीशन देती हूँ, यानी कि थंब भी रिप्रेजेंट करता है स्पाइन को, थंब भी स्पाइन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैंने थंब को ऐसे रख लिया, सपोज अगर मेरा बैक स्लाउच है, ये थंब ऐसे है, तो वो एनर्जी ऐसे फ्लो करेगी, और नहीं तो ये स्ट्रेट होने से एनर्जी स्ट्रेट जाती है। तो जब भी हमारा जो पावर हाउस है, मूलाधार चक्र हमारा पावर हाउस है, वहां से जब हम एनर्जी को ऊपर की ओर ले जाते हैं, हमारे ज्ञान केंद्र की ओर, यानी कि सहस्त्र चक्र की ओर हम ले जाते हैं, तो हमारा स्पाइन हमेशा उसमें स्ट्रेट होना बहुत जरूरी है। तो पोस्चर का इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मुद्रा, पोस्चर्स
मेडिटेशन में ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अनन्य अंग है मेडिटेशन। आप कंफर्टेबल स्थान पे बैठे हैं, आपके आसपास में कोई आवाज ना हो, खिड़कियां और खुली रखिए ताकि आप फ्रेश एयर को ब्रीथ कर सके। मेडिटेशन करना हो तो बंद कमरों में मत। इसीलिए मॉर्निंग का टाइम हम बेसिकली चूज करते हैं क्योंकि उस समय थोड़े शोर और कम होता है या फिर डिस्ट्रक्शंस कम होते हैं, एंड हम फ्रेशनेस के साथ कर सकते हैं, फ्रेश एयर में कर सकते हैं। तो वैसे ही हमें चुनना चाहिए। आज तो आप हमें सुनते हुए कर रहे हैं, आगे जब भी आप मेडिटेशन करें तो फिर आप ऐसे ही स्थान का चुनाव करें जहाँ पे क्लीनिनेस हो, फ्रेश एयर आती हो, वहां पे आप अपने आराम से वो स्थान पे बैठ जाइए। देखिए वैसे ज्ञान मुद्रा कर सकते हैं, नहीं तो आप प्राण मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। प्राण मुद्रा में अपने आप को अपने हाथों को अपने नीज के पास में रखें, फिंगर्स हमेशा ऊपर की तरफ रखेंगे, ऐसे 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 नहीं रखेंगे हम, बिकॉज हम कोई अपनी जो एनर्जी है हम जो यूनिवर्स से ले रहे हैं वो हम ऐसे दे नहीं रहे हैं। तो हमें हमेशा ऐसे हाथों को थोड़ा सा ऊपर की ओर रखना है। और मेडिटेशन करने के लिए नीचे ऑलवेज एक मैट का प्रयोग करें, बिकॉज जो हमारी एनर्जी आ रही है वो फिर धरती एब्जॉर्ब कर लेगी। हमने तो यूनिवर्स से लिया और वो वहां लीक हो गई, तो इसीलिए उसको ब्लॉक करने के लिए हम मैट का प्रयोग करते हैं। कलर थेरेपी में भी इसीलिए जो हमने एनर्जी सन से एब्जॉर्ब की है वो वापस धरती पे ना जाए, इसीलिए हमने ब्लॉक करने के लिए हम कोई वुडन चीज उसके सरफेस पे रखते हैं कि उसका डायरेक्ट कांटेक्ट अर्थ से ना हो। सेम हम अपने बॉडी के लिए प्रयोग करते हैं कि हम मैट पे बैठते हैं, या फिर कोई अगर मैट नीचे नहीं बैठ पा रहे, चेयर पे बैठ रहे हैं तो देन ऑल्सो फाइन, वो उनके पाँव में नीचे मैट रखे, क्योंकि हमारे पाँव तो नीचे ही है, तो वो पाँव भी अगर कांटेक्ट में, धरती के कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए। अब हम मेडिटेशन की ओर बढ़ रहे हैं। हम 2-3 गहरे श्वास लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। आंखें कोमलता से बंद रहे। अपना ध्यान ललाट पे रखें। ललाट के मध्य भाग पे पूर्णिमा का सफेद चांद को महसूस करें। महसूस करें पूर्णिमा के चांद की किरणें ललाट पे गिर रही है। पूरे मस्तिष्क पे सफेद रश्मियां बिखर रही है। पूर्णिमा का सफेद चांद, उसकी श्वेत रश्मियां ललाट पे
बिखर रही है। हर श्वास के साथ प्रत्येक श्वास में सफेद परमाणु शरीर में प्रवेश कर रहे। अनुभव करें, मेरा क्रोध शांत हो रहा है। आवेग और आवेश शांत हो रहे हैं। क्रोध शांत हो रहा है। प्रत्येक अंग शांत है, चित्त शांत है। मेरे आसपास शांति है, मैं शांत हूँ, मैं पवित्र हूँ। चंद्रमा के श्वेत कण शांति दे रहे। मैं शांत हूँ। आवेग और आवेश शांत हो रहे हैं। हाँ, प्रत्येक श्वास ले रहे हैं और भीतर सफेद परमाणु प्रवेश कर रहे हैं और मैं शांत हो रही, शांति का अनुभव कर। दो तीन गहरे लंबे श्वास लें और छोड़ें। ओम अरहम प्रयोग संपन्न। ओम अरहम रेखा जी, थैंक यू। बहुत खूबसूरत है ये जर्नी। किसी को कुछ शेयर करना है, किसी को कुछ भी पूछना है, शेयर करना है? आज हमने सीखा, रेखा जी कुछ और बोलना है आपको? अच्छा बोला, अच्छा बताया, वाह। थैंक यू, थैंक पानी यू। पानी के विषय में जो बताया वो बहुत अच्छा लगा, कल से बोतल रखूंगी। आप सभी इस प्रकृति से जुड़े रहिए, प्रकृति के करीब रहिए, जितना नेचुरल हो सके खाइए और स्वस्थ रहिए। और कल जो हमारा जो कल का सेशन है वो है एनर्जी मैनेजमेंट का, वो ले रहे हैं कल रूप झुंझुनवाला जी हैं, बहुत अच्छे मास्टर हैं जो आके हमें सिखाएंगे कि हम कैसे अपनी एनर्जी को मैनेज करें। तो आप सभी 4 बजे फिर मिलेंगे हम कल। और किसी को कुछ और कहना है, कुछ शेयरिंग है तो हम ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सब हम लोगों का उत्साह बढ़ाते हैं और इस प्लेटफॉर्म पे आके अगर आपको कुछ भी लगता है कि ठीक है कि नहीं हम ये चीज शेयर करनी चाहिए या फिर ये चीज की जानकारी चाहिए तो प्लीज आप ये चैट बॉक्स में भी लिखिए, तो हम कोशिश करेंगे हम उस चीज को अपने सेशन में जोड़ने की। आप सभी आगे आइए,
हाँ, आप सभी आगे आइए और आप में जो भी क्वालिटी है, जो भी आपको अच्छा लगे, आप इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। Thank you, Sunita ji. We are also very thankful to you people कि आप सबका ये जो उत्साह है जो हमें मोटिवेट करता है कि हम कुछ नया प्रयोग कर सकें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी का दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यही कहूंगी कि आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मौज में रहिए, मस्ती में रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिर कल 4 बजे हम फिर मिलेंगे इसी एनर्जी, उमंग, उत्साह के साथ। थैंक यू, Thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, नीता जी, थैंक यू।